वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत चल रहा था अपना, उसमें हम वैगनर ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए थे वहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है अपना पेंजिया। क्या है ये? पेंजिया शब्द, ठीक है। एक है पेंथालासा, ठीक है। पेंजिया शब्द, एक शब्द है पेंथालासा, एक शब्द है आपका गोंडवाना, और एक है आपका अंगारालैंड, ठीक है। ये चीज पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवाना और अंगारालैंड, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पेंजिया तो किसको नाम दिया था उसने? संपूर्ण स्थलखंड को नाम दिया था। किसको दिया था? संपूर्ण स्थलखंड को नाम दिया था पेंजिया। ये जो अपना तो पेंजिया इस स्थान पर बना था उसने, इसको नाम दिया था उसने क्या? पेंजिया। पेंजिया इसको नाम दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो ये क्या है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, 0 डिग्री। तो प्रारंभ में पेंजिया की स्थिति उसने यहां मानी है। किसने? वैगनर ने। उसने कहा है कि ये दक्षिणी की तरफ था, और इस पेंजिया शब्द का है संपूर्ण स्थलखंड। संपूर्ण स्थलखंड को क्या कहा उसने? पेंजिया कहा है। जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पेंजिया शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का है। किसका है? जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण स्थलखंड। ये चीज यहीं से यही क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि पेंजिया शब्द किसने दिया और किस भाषा का शब्द है। तो पेंजिया वैगनर का है और जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है? जर्मन। और संपूर्ण स्थलखंड, अच्छा वैगनर कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मनी का था ना, तो जर्मनी का तो जर्मन भाषा में देगा वो, सीधी सी बात है। जैसे हम अगर भारतवासी हैं तो कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में ही करेंगे, या कोई दक्षिण का है, कोई कन्नड़ का है, कोई तमिल का है, कोई बांग्ला का है, तो वो अपने शब्द यूज करेगा। जैसे आप भी अगर कोई अनुसंधान करते हो, कोई रिसर्च करते हो और कोई शब्द दे हो तो आप अपनी लोकल भाषा में दोगे। तो वैगनर ने संपूर्ण स्थलखंड को जर्मन भाषा में पेंजिया कहा था। ये चीज़ क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियर होनी ही चाहिए कि जर्मन भाषा का शब्द है संपूर्ण स्थलखंड है, ठीक है। दूसरा है पेंथालासा। इस संपूर्ण पेंजिया के चारों तरफ जो जल भरा हुआ था उसे पेंथालासा कहा। क्या कहा? पेंथालासा कहा। संपूर्ण पेंजिया के चारों तरफ जो जल की स्थिति थी उसे पेंथालासा कहा। जब आप बताओ पेंजिया शब्द जर्मन भाषा का है तो पेंथालासा भी किसका होगा? ऑब्वियसली बात है, जर्मन भाषा का ही होगा। किसका होगा? जर्मन भाषा का ही होगा। ये भी किसका है? जर्मन भाषा का है, ठीक है। ये भी जर्मन भाषा का शब्द है पेंजिया, और पेंथालासा भी जर्मन भाषा का शब्द है। इस पेंथालासा को, जैसे इसका नाम है संपूर्ण स्थलखंड, तो इसका नाम है संपूर्ण जल क्षेत्र। संपूर्ण जल क्षेत्र जो पेंजिया के चारों तरफ
फैला हुआ था। यह चीज क्लियर? संपूर्ण जल क्षेत्र जो पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था वो क्या कहलाया? पेंथालासा कहलाया। यहां तक। आज अगर वर्तमान में इस पेंथालासा की स्थिति को देखो आप कि भाई पेंथालासा आज कहाँ है, तो पेंथालासा को आदि प्रशांत महासागर कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि प्रशांत महासागर कहा है। इसका मतलब कि जो प्रशांत महासागर वर्तमान में है वो किसका है? आप लिख सकते हो वर्तमान प्रशांत महासागर। वर्तमान प्रशांत महासागर। आ रही बात समझ में? वर्तमान प्रशांत महासागर, आदि प्रशांत महासागर। पेंथालासा का क्या नाम था उस समय? पेंथालासा को ही आदि प्रशांत महासागर कहा गया है, या आदि प्रशांत महासागर को पेंथालासा। अवशेष वर्तमान में अगर कहेंगे पेंथालासा के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं, या पेंथालासा का बचा हुआ जो संपूर्ण पेंथालासा था उसका वर्तमान में बचा हुआ भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। पेंजिया, अगर पेंजिया की बात करें आप, वही पेंजिया का वर्तमान में स्थलखंड की बात करें पेंजिया, तो आप बताओ, मैं आपको फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि संपूर्ण स्थलखंड अफ्रीका महाद्वीप के पास जुड़े हुए थे। किसके पास जुड़े हुए थे? अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़े हुए थे। मतलब मेन जो कॉन्टिनेंट माना गया है वो अफ्रीका माना गया है। अफ्रीका से टूट कर गए हैं, तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है? अफ्रीका। अगर वर्तमान स्वरूप माने तो क्या है? अफ्रीका है। किसका? पेंजिया का। पेंथालासा का वर्तमान स्वरूप प्रशांत महासागर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वापस रिपीट कर देता हूं। एक चीज यह आपको विशेष याद रखनी है कि विषुवत रेखा के दक्षिण में थे ये महाद्वीप प्रारंभ में, सब विषुवत रेखा से नीचे। आ रही बात समझ में? विषुवत रेखा से नीचे थे, तभी तो आपके जर्मनी में कोयले के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि जर्मनी अभी इस जगह है जहाँ क्या है? सर्द गर्मी पड़ रही है, तो जर्मनी टूट कर इधर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा इधर यूरोप में। तो अब बताओ गर्मी के क्षेत्र आसपास ये जो क्षेत्र है आपका, अगर इस क्षेत्र की बात करें ये वाला, तो ये उष्ण कटिबंध है कि नहीं? बताओ, उष्ण कटिबंध है या नहीं? बिल्कुल है। और जब ये उष्ण कटिबंध है, ये पूरा क्षेत्र ये वाला, तो इस क्षेत्र में जितने भी आपके भाग आ रहे हैं, महाद्वीप, कोई भी देश आ रहा है, वहां उस समय कोयला बनना जरूर होगा। भाई कोयला जरूर बना होगा उस क्षेत्र में। भाई मैंने क्या कहा कि कोयला बनने के लिए आपको उष्ण कटिबंध चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए। जब प्रारंभ में महाद्वीप, जब पेंजिया केवल एक स्थलखंड था, तब ये दक्षिण में था, विषुवत रेखा से दक्षिण तरफ। जब ये इस स्थान पर था, तो ये जो स्थान है आपका, ये किस कटिबंध में आ रहा है? उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं, ये वाला, यहाँ पर कोयले की उपस्थिति मिलेगी। क्लियर? तो ये जो कोयले की उपस्थिति मिलेगी, जब ये खिसकेगा यहाँ पर, आपने पढ़ा है कि जर्मनी में, किसमें? जर्मनी में। आपने एक देश है जर्मनी, और जर्मनी का रूहुर प्रदेश, कौन सा प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रूर कहो एक ही बात है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर चीज? आप चीज एक समझो कि कोयला अपने यहाँ भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार मतलब भारत इस जगह उस समय था रहा होगा, तभी तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, जहाँ पर क्या है? कोयले के सर्वाधिक क्षेत्र है। ऐसे ही जर्मनी का क्षेत्र कहाँ? रूर प्रदेश, जो कोयला प्रसिद्ध है।
जहाँ का कोयला अधिक निकलता है उस जगह, तो उस जगह कोयला अधिक निकलता है तो उस समय कहाँ रहा होगा, ये उष्णकटिबंध में रहा होगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर? मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर भारत यहाँ से टूटकर गया है, अगर भारत इस स्थान से टूटकर गया है तो ये क्षेत्र अभी कहाँ है, शीत कटिबंध के आसपास है, शीत कटिबंध के आसपास है। और जब शीत कटिबंध के पास से भारत टूटकर गया है तो ये निश्चित बात है कि भारत में हिम के अवशेष मिलने ही चाहिए। किसके अवशेष मिलने चाहिए? हिम के अवशेष मिलने चाहिए। तो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो हिम के अवशेष मिले पूरे भारत के संदर्भ में, वो तलछर जगह है उड़ीसा में। ये चीज़ याद रखनी है आपको, उड़ीसा तलछर, यहाँ टिलाइट्स के अवशेष मिले हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर राजस्थान के संदर्भ में अलग आंसर है, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में अगर बात करोगे तो तलछर उड़ीसा में है और वहाँ टिलाइट्स के अवशेष मिले हैं। वो इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि भारत की स्थिति कभी ना कभी शीत कटिबंध के आसपास रही होगी। क्लियर ये चीज़? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई चीज़ डाउट नहीं होना चाहिए। शब्द डालो पेंजिया, लिखो फटाफट, पेंजिया। शब्द डालो पेंजिया, पेंजिया शब्द डालो। पेंजियम लिखो। यह जर्मन भाषा का शब्द है, यह जर्मन भाषा का शब्द है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये रहा आपका जर्मन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट, इस शब्द को वैगनर ने दिया था। किसने दिया था? इस शब्द को वैगनर ने दिया था। पेंजिया शब्द किसने दिया है? वैगनर ने दिया है। जिसका अर्थ होता है संपूर्ण स्थलखंड, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण स्थलखंड, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण स्थलखंड। जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण स्थलखंड। एक लाइन में लिख लो, पेंजिया की स्थिति, पेंजिया की स्थिति, पेंजिया की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, पेंजिया की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी। पेंजिया की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी। दूसरा शब्द डालो पेंथालासा, दूसरा शब्द डालो पेंथालासा। क्या शब्द डालना है? पेंथालासा। पेंथालासा भी किसका शब्द है? देखो, यह भी जर्मन भाषा का शब्द है, यह भी जर्मन भाषा का शब्द है, यह भी जर्मन भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण जल क्षेत्र, जिसका अर्थ है संपूर्ण जल क्षेत्र, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण जल क्षेत्र। उसके बाद शब्द डालो आप, ये लिख लिया, उसमें लिख लो वर्तमान में प्रशांत महासागर, वर्तमान में प्रशांत महासागर, वर्तमान में प्रशांत महासागर।
पेंजिया के अवशेष के रूप में स्थित है, पेंजिया के अवशेष के रूप में स्थित है। ठीक है, सॉरी, पैंथालासा, पैंथालासा के अवशेष के रूप में स्थित है, पैंथालासा के अवशेष के रूप में स्थित है। ये चीज क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द कौन सा लिया है हमने? गोंडवाना लैंड। अगला शब्द डालो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये है अपना गोंडवाना। इस गोंडवाना, पहला तो ये चीज है कि शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया था एडवर्ड स्वेस ने। किसने दिया है? एडवर्ड स्वेस। ये एडवर्ड स्वेस जो है ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया से संबंध है इसका। एडवर्ड स्वेस का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। आपसे क्वेश्चन आएगा कि गोंडवाना शब्द किसने दिया? एडवर्ड स्वेस ने। वैगनर ने नहीं दिया है। आप ये चीज कंफर्म करना कि गोंडवाना शब्द एडवर्ड स्वेस ने दिया है। ठीक है, इधर है आपके अंगारालैंड या लॉरेशिया। इसी को क्या कहा गया है? लॉरेशिया कहा गया है। ये दोनों क्या है? दृढ़, ये दोनों दृढ़ स्थल खंड हैं। और इन दोनों दृढ़ स्थल खंडों के लिए कोवर ने, एक विद्वान हुआ है कोवर, उसने क्रेटोजन शब्द यूज किया है। क्या किया है? क्रेटोजन। ये भी शब्द याद करना है कि क्रेटोजन शब्द किसके लिए कहा गया है? दृढ़ भूखंडों के लिए। भूसन्निधि, हाँ बिल्कुल, ये वही कोवर है जो पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति बताएगा कि दो दृढ़ भूखंड टकराए तो पर्वतों का निर्माण हुआ है, वही कोवर है बिल्कुल। तो दृढ़ स्थल खंड शब्द कोवर ने क्या दिया है इनके लिए? क्रेटोजन। तो क्रेटोजन शब्द किसके लिए उपयोग कर रहे हैं हम? अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड के लिए। क्लियर? ये चीज आपको, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि शब्द एडवर्ड स्वेस ने दिया है, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता है, एक चीज। दूसरा, अंगारालैंड, और इन दोनों के लिए कोवर ने क्रेटोजन शब्द यूज किया है। अब बात कर लेते हैं कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन बने हैं। ये क्वेश्चन खूब आता है कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या चीज बनी है। तो एक तो आपका गोंडवाना लैंड से लिखो भाई, दक्षिण में है तो दक्षिण के अधिकांश महाद्वीप। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन इसके साथ में फिर लिखो प्रायद्वीप भारत। ये जरूरी है, प्रायद्वीप भारत, न्यूजीलैंड, क्या? न्यूजीलैंड। और बताओ,
श्रीलंका, श्रीलंका, मेडागास्कर, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये किससे बने हैं, गोंडवाना से बने हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन यही होगा न्यूजीलैंड पर, श्रीलंका पर, मेडागास्कर पर। तो ये चीज किससे बनी है, आपके गोंडवाना से बनी है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में इसमें एक और लिख सकते हो आप, हिंद चीन तक, हिंद चीन मतलब दक्षिण चीन, और अरब प्रायद्वीप। ये चीजें आपको याद रखनी है कि किससे क्या बना है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, हिंद चीन का क्षेत्र, हिंद चीन का मतलब दक्षिणी चीन, अरब प्रायद्वीप, ये इससे बने हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये तो आप बता दोगे, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ प्रायद्वीप द्वारा, लेकिन ये चीज़ें आपको नई हैं बिल्कुल, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना है। अब आते हैं आपके अंगारा से क्या क्या चीज़ें बनी है। तो पहला तो उत्तरी अमेरिका, साथ साथ ही देखेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पास में एक द्वीप है, आपको पता हो तो, ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड इसी से बना है। दूसरा आप देखो यूरोप, और 4 नंबर पर एशिया, और दोनों को संयुक्त रूप से बोल देते हैं यूरेशिया। यहां तक तो आपको कोई समस्या है ही नहीं भाई, ये तो चीज़ आपको दिख जाएंगी। उत्तरी अमेरिका बिल्कुल, ग्रीनलैंड बिल्कुल, यूरोप बिल्कुल इसी से बना है, और एशिया भी इसी से बना है जो। लेकिन 5वें नंबर पर आप याद करो कि इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान के द्वीप, ये सारे आगे पढ़ेंगे हम। कमचटका प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप? कमचटका प्रायद्वीप। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान के द्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है। दक्षिणी चीन यहाँ गया ना, हिंद चीन यहाँ है, तो चीनी प्लेट लिख सकते हो यहाँ, चीनी प्लेट। प्लेट आगे पढ़ेंगे हम, प्लेट क्या होती हैं। चीनी प्लेट भी इसी का हिस्सा है। ये चीज़ आपको इससे बने। इसमें आपको जापान के द्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, और आयरलैंड, इंग्लैंड, ये चीज़, आइसलैंड भी इसी का है, आइसलैंड। आइसलैंड, ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक कि कौन कौन से इसे क्या क्या बना है। मेरे हिसाब से आपको इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो प्रवाह हुआ था, ये वैगनर ने जो माना था भाई, इनका जो प्रवाह हुआ है वो एक तो कहाँ हुआ है, उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ हुआ है ना, और एक कहाँ हुआ था, पश्चिम की तरफ। कहाँ हुआ था? पश्चिम दिशा की तरफ। अगर इसमें बात करेंगे भारत का निर्माण किस से हुआ है, पश्चिम में गया कि उत्तर में गया? उत्तर की तरफ गया है। यूं पश्चिम की तरफ जितने गए
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ किसका है? भाई उत्तरी अमेरिका इधर गया है, दक्षिणी अमेरिका इधर गया है। को ये जो वैगनर है उसका मानना है कि जो पश्चिम की तरफ गए हैं उनसे आपके वर्तमान जो वलय पर्वत हैं वो बने हैं, वलय पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है। कि वलित पर्वतमालाओं का निर्माण, वलय पर्वतमालाएं जैसे आपका रॉकीज, आगे पढ़ेंगे हम सारी, एंडीज, इन पर्वतमालाओं का निर्माण किससे हुआ है? पश्चिम दिशा के प्रवाह से। ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लिया ना बिल्कुल बराबर। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट थे, जैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अब लिखाई है मैंने आपको। ठीक है, अब अगला सिद्धांत डालो आप, संवहनीय तरंग सिद्धांत। मिटा दूं इसको, संवहनीय तरंग सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है संवहनीय धारा या तरंगे की बात है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, महाद्वीपों के निर्माण, महाद्वीप और महासागर निर्माण की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं हम। तो पहला तो हमने वैगनर का पढ़ लिया पूरा, दूसरा है संवहनीय धारा सिद्धांत। पहली बात तो इसका जो प्रतिपादक है वो है आर्थर होम्स। कौन है? आर्थर होम्स इसका प्रतिपादक है। 1928 के आसपास दिया था ये इसने, कई किताबों में 1929 लिखा हुआ है, तो 1928 के आसपास आर्थर होम्स ने संवहनीय धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, कोई चीज़, मैंने कोई चीज़ कही तो उसके विरोध में भी कोई चीज़ आएगी, आएगी, सही, बिल्कुल ये फैक्ट है। आपने कोई चीज़ बताई, जैसे आपने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया तो आप उसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत करोगे नहीं करोगे? करेंगे। तो किसके विपरीत में आया है? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के विपरीत में आया है। वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके विपरीत में ये संवहनीय धारा सिद्धांत आया। आर्थर होम्स का नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जो कह रहे हो कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण बल से गया, और भाई उसने दो चीज़ें की, भाई कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से गया एक चीज़, दूसरे कहा कि इनका जो प्रवाह दो तरफ हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के घूर्णन, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है संवहनीय धारा सिद्धांत की वजह से स्थलखंड खिसके हैं, फिर ये अपने तथ्य प्रस्तुत करेगा। तो पहले तो ये देख लो कि ये धारा सिद्धांत है क्या। आप देखो, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो हमने इसको लगभग 3 भागों में बांट रखा है, सियाल, सीमा और निफे। किस किस में बांट रखा है? सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे में बांट रखा है इसको। तो बीचों बीच में जो क्षेत्र है वो है निफे का। किसका है? जो आपका ये निफे का क्षेत्र है बीचों बीच में। ये कठोर है। कैसा है? कठोर है। ये तरल अवस्था में है और ये फिर कठोर है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना भाई। वैगनर का बेस ही ये था। वैगनर देता ही ऐसे है कि भाई कठोर चीज़ें तरल पर तैर रही हैं, ये तो कहता है वो, लेकिन एक जगह गलती कर बैठता है वो
कि कठोर चीज़ें तरल पर तैर रही हैं मान लिया, लेकिन वो साथ साथ में जो आपके बलित पर्वतमाला हैं उनकी भी उत्पत्ति को कुछ बता देता है कि जितनी भी बलित पर्वतमालाएं इससे खिसकी हैं कि कठोर जब खिसक रहा था तो यहाँ जो मलबा था उसको इकट्ठा कर दिया। यही गलती कर बैठा कि भाई ये कठोर हैं, ये तरल हैं, तो तरल के मलबा को कैसे इकट्ठे कर दिया उसने। भाई कोई चीज़ कठोर तैर रही है किसी चीज़ पर और नीचे तरल है तो वो उसको इकट्ठा कैसे करेगी, वो तो निकल जाएगा। तो इसी के संदर्भ में इसने कहा कि नहीं, आपका जो सिद्धांत है उसमें गलत है। इसने क्या कहा कि ये क्षेत्र कठोर है। अब इसने क्या कहा कि ये जो तरल क्षेत्र है इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ मिलते हैं। कौन से पदार्थ मिलते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ। और आप जानते हो कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपका सूर्य है, हाइड्रोजन की प्रोसेस बराबर होती रहती है, विस्फोट होते रहते हैं। तो ये कहा कि यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलते हैं इस स्थान पर। चलो यहाँ एक ये बना ही लेते हैं, ये लो आपको ये बना दिया, इसको बना देते एक बार। तीनों परत दिख गई ना? आपको तीनों परत दिख रही हैं। अब ये तो आपके ऊपरी परत है जिसको आप सियाल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सियाल बोल सकते हो। और ये आपके सीमा, और ये इसको आप निफे बोल सकते हो। अपने समझने के लिए बोल सकते हो, हालांकि उसने नहीं बोला है, उसने और कहा है। उसने तो इनको ऊपरी क्रस्ट, निचला मेंटल ऐसा यूज किया है, लेकिन अभी आपको कि भाई ये निफे है, ये कठोर है, सीमा जो है ये तरल है, ये भाग तरल है। इसने कहा इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं। कौन से पदार्थ मिलते हैं? रेडियो एक्टिव। जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ विस्फोट करते हैं तो इनमें क्या है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई कोई भी चीज़ है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप देखो अपन मोटरसाइकिल हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो स्पीड से चलाते हैं, तो किसी से मोटरसाइकिल टकराती है तो जो गति ऊर्जा है वो चेंज होगी नहीं होगी, इसलिए तो टूट जाती है। एक चीज़ है, टकराने से टूट जाता है, आपकी बाइक टूट जाती है या फिर चोटें आ जाती हैं, तो क्या है? ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। तो इसने कहा कि यहाँ जो रेडियोधर्मी पदार्थों में जब विस्फोट होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये ऊर्जा इस हिसाब से कहाँ चलती है? कहाँ चल रही है? सियाल की तरफ, या सबसे ऊपरी परत की तरफ चलती है। सबसे ऊपरी परत की तरफ ये क्या चलती है? ऊर्जा चलती है। कहीं भी चल सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ। यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, सब जगह चलती है। तो ये जो ऊर्जा चलती है तो ये किससे जाके टकराती है? सबसे ऊपरी परत से जाके टकराती है। सबसे ऊपरी परत से जाकर टकराती है। ये जो ऊर्जा चलती है सबसे ऊपरी परत से जाके टकराएगी। कोई चीज़ यहाँ अपने ये से इधर देखो, ये ऊपरी परत है और यहाँ से आपके तरंगें चल रही हैं, इससे टकराएंगी। तो इससे टकराएंगी, इसको तोड़ने का प्रयास तो करेंगी, सही, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगी एक चीज़। अब जब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगी तो ये ऐसा, ये कहाँ है? मूव करेंगी। ये तो कहाँ मूव करेगी? इधर मूव करेगी। ये कहाँ मूव करेगी? इधर मूव करेगी। ये भी इधर मूव करेगी और ये इधर चली जाएगी। भाई दोनों दिशाओं में ये मूव करेंगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? भाई कोई भी चीज़ है, आप ऐसे समझो, कोई भी चीज़ है जो इधर मूव कर रही है ऊपर की तरफ, यहाँ वो मूव कर रही है और ऊपर कोई क्षेत्र आपका आ गया, ये कोई भी आपका दृढ़ क्षेत्र आ गया, तो यहाँ से टर्न करेगी नहीं करेगी? करेगी। और ऐसा तो है नहीं कि एक साइड में टर्न करेगी, दोनों साइड में टर्न करेगी।
यही चीज़ यहाँ दिखाई है कि भाई ये यहाँ से ऐसे तरंगें ऊपर उठती हैं ऊष्मा के रूप में, और ये इधर घूम जाती है और ये इधर घूम जाती हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा आता है कि दोनों भिड़ जाती हैं, यहाँ पर आके ये भिड़ी तो ये फिर वापस कहाँ टर्न कर जाती हैं, वापस केंद्र की तरफ मुड़ गई, मुड़ेंगी सही। कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ से आपने कोई भी चीज़ इधर भेजी तो वापस आएगी सही, क्योंकि वो जाएगी कहाँ, ऊपर कठोर चीज़ें वापस आएगी। तो ऐसे ये तरंगें भी ऐसे वापस पृथ्वी के केंद्र की तरफ मुड़ जाती हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? भाई पृथ्वी के ऊपरी सतह की तरफ, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ जो एक्टिव होते हैं उनसे विस्फोट होता है, और विस्फोट होने की वजह से इसमें संवहनीय धाराएं चलती हैं। संवहनीय धारा चलती हैं, वो चट्टान ऊपर पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, और ये सर्कुलेशन बना रहता है। यही है संवहनीय धारा सिद्धांत। लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई इससे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हो गई? इससे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप देखो यहां पर एक चीज है कि ये इधर मूव कर रही है और ये कहां जा रही है? इस साइड में जा रही है, दो अलग अलग दिशा में जा रही है ना। ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन उल्टी है। यहाँ ये इस दिशा से यहाँ आ रही है, लेकिन इसके सामने भी इस दिशा से कोई दूसरी चीज यहाँ तो दूर दूर जा रही है, यहाँ पास आ रही हैं, फिर यहाँ भी क्या आएंगी? पास आ रही हैं। ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, आगे जब आप प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें प्लेटें आएंगी कि प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं और प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती भी हैं, पास आती हैं, टकराती हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये फिर दूर जा रही है, यहाँ प्लेटें आपस में क्या हो, प्लेटें क्या आपस में ये जो धाराएं हैं वो क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। ये चीज़ समझ में आई ना कि भाई दो चीज़ें, दो धाराएं आपस में आएंगी तो टकरा रही हैं, और कुछ धाराएं जो है आपस में दूर जा रही हैं। ऐसे ये जो आपस में टकरा रही हैं इनको तो बोलते हैं अभिसरण। कन्वर्जेंट, अभिसरण, कन्वर्जेंट। और जो ये आपके दूर जा रही हैं इनको बोलते हैं अपसरण, डाइवर्जेंट। ये तो क्या कहलाएंगी? डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। ये चीज क्लियर समझ में आई ना? मैं एक चीज फिर समझा रहा हूं आपको। कोई चीज आपस में एक दूसरे के पास आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? आपके आपस में एक दूसरे के पास आएगी, क्या कहलाएगी? अभिसरण कहलाएगी, या आप कह सकते हो कन्वर्जेंट। मैंने ये दो मार्कर ऐसे पास आ रहे हैं यूं, तो ये क्या है? अभिसरण है। और अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या? अपसरण। ये आगे पढ़ेंगे हम जब प्लेट पढ़ेंगे। अब जब ये चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, आपको एक बार फिर रिपीट करो, जब कोई चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे मैंने यहाँ पर ये स्थलखंड बना दिया, ये कोई स्थलखंड है, क्या है? स्थलखंड। और यहाँ पर इसके ऊपरी भाग में, ऊपरी क्या निचले भाग में आपके ऐसे समझो कि ये प्रोसेस हो रही है। कौन सी वाली? ये वाली।
ये प्रोसेस हो रही है ना, इसके यही तो हो रही है नीचे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, तो ये स्थिति 1 है। यहाँ पर अपसरण की प्रक्रिया हो रही है तो स्थिति 1, लेकिन आने वाले समय में जब भी स्थिति 2 होगी तो ये स्थलखंड जो क्या है, टूट जाएगा। ये 2 स्थलखंड हो गए और ये क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ से ये इसमें तनाव आ जाएगा और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस आर्थर होम्स का ये कहना है कि जब प्राचीन स्थलखंड 1 थे तो उनके नीचे ये प्रोसेस, सम्मेनित प्रोसेस निरंतर हो रही थी, इसलिए ये एक दूसरे से दूर खिसके। क्लियर? लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और कहता है, दूर भी खिसके। एक प्रोसेस और बताई इसने कि ये कोई स्थलखंड है और इसके पास में ये भी कोई स्थलखंड है और ये स्थलखंड एक दूसरे से पास आ रहे हैं। ये दूसरी प्रोसेस बताई थी, ये वाली कन्वर्जेंट वाली। तो ये स्थलखंड एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। ये भी पास आ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, पास आ रहा है। इनका तो क्या हुआ है, अपसरण हुआ है और इनका क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। ये जो अभिसरण होगा, इससे ये जैसे कोई भी प्लेट है, मैंने कहा कि ये कोई प्लेट है, ये भारी प्लेट है। कैसी है प्लेट, आगे समझेंगे, प्लेट 2 जो विल्सन आएगा तब। और ये कैसी है, हल्की प्लेट है। ये इसकी तरफ आ रही थी और ये भी इसकी तरफ आ रही है। जो भारी प्लेट है वो कहाँ जाएगी, नीचे छेपित होगी। 2 प्लेटें, ये 2 प्लेटें हैं, ये भारी प्लेट है एक, ये हल्की प्लेट है एक, ये दोनों आपस में टकराएंगी। तो ये भारी प्लेट है ना, ये भारी प्लेट नीचे जाएगी यूं और हल्की प्लेट ऊपर आएगी। तो इसने इस सिद्धांत से ये मालूम होता है कि पर्वतों की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी कि भाई 2 प्लेटें टकराई, जो भारी प्लेट थी वो नीचे हो गई, जो हल्की प्लेट थी ऊपर हो गई। इनके बीच में जो मलबा था वो क्या है, बले के रूप में पर्वत बन गए, ऐसा ये मानता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि 2 प्लेटें टकराने से भूकंप भी आते हैं। और आप आगे जब पढ़ोगे कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ भूकंप बहुत अधिक आते हैं, ज्वालामुखी बहुत अधिक आते हैं, उसका मतलब यही है कि प्रशांत महासागर में प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो ये इसका सिद्धांत है, सम्मेनीय धारा सिद्धांत। अब इसमें इसने 2 शब्द यूज किए थे कि जो ऊपर की तरफ यहाँ से ये चीज़ें, ये जो धाराएं ऊपर जा रही हैं, इसको इसने हॉट प्लूम्स कहा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या कहा, हॉट प्लूम्स कहा। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के भूपर्पटी की तरफ जो तरंगें चलती हैं, ऊर्जा रूपी तरंगें चलती हैं, उन्हें हॉट प्लूम्स कहा। लेकिन सेम वापस जब ये तरंगें वापस पृथ्वी के सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो ये क्या कहा, कोल्ड प्लूम्स कहा। क्या कहा, कोल्ड प्लूम्स कहा। और जब ये तरंगें धरातल के सहारे सहारे, मतलब पृथ्वी का जो धरातल है उसके सहारे सहारे चलती हैं, तो इनको लेटरल प्लूम्स कहा। क्या कहा, लेटरल प्लूम्स। ये 4 शब्द जो हैं आपके थोड़ा सा 3 शब्द जो हैं इम्पोर्टेंट हैं कि लेटरल प्लूम्स क्या होता है, हॉट प्लूम्स क्या होता है और कोल्ड प्लूम्स क्या होता है। जब तरंगें केंद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ऊपरी स्थल की ओर, सियाल की तरफ, तो इन तरंगों को ये गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी का केंद्र बहुत तापमान अधिक है। जब ये गर्म होती हैं तो इनको हॉट प्लूम्स कहा। लेकिन ये ऊपरी भाग तक पहुंचती हैं तो हल्की ठंडी हो जाती हैं। टेम्परेचर लगभग 800 सेंटीग्रेड के आसपास रह जाता है, तो ठंडी हो जाती हैं, तो ये इधर मुड़ती हैं यूं,
इन्हें मोटी वाली यहाँ धरातल के सहारे चल रही हैं, वो क्या करेंगी, लेटरल प्लूम्स। लेकिन जब ये आपस में टकराने के बाद में वापस से केंद्र की तरफ मुड़ती हैं तो उनको कोल्ड प्लूम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोल्ड प्लूम। यही संवेदनीय धारा सिद्धांत है आर्थर होम्स का। क्लियर, बाकी क्लास कल।